Welcome to BioCard. Hey guys, this is Shweta. Welcome back to BioCard. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हम लोग आज देखेंगे कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप से होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया में दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है आसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं कि हमको गैमेट की फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। विदाउट गैमेट फॉर्मेशन सिंगल पेरेंट से इसका रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है। इसमें हमको जो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो दोनों की गैमेट्स हमको जरूरी होती है। इसके बाद अगर हम देखें स्टार्टिंग करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर हमारे 5 टाइप के होते हैं। इसमें 5 तरीके से असेक्सुअली बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर सकता है। पहला जो टाइप है वो है हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है? चाहे वो बैक्टीरिया के है या कोई भी और ऑर्गेनिज्म हो, बाइनरी फिजन जहां पर भी वर्ड है इसका मतलब यही होता है कि एक बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जा रही है। दोनों में इक्वल हाफ्स में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डिवाइड होकर दोनों ही इक्वल हाफ में चले जा रहे हैं, उसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन देखेंगे तो सबसे पहले देखिए एक बैक्टीरियल सेल है जिसके बीच में आपका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अगर देखें तो ये जो डीएनए है वो डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसकी एक एग्जैक्ट सेम कॉपी बननी शुरू हो जाएगी। थर्ड स्टेप में हमारा क्या होगा? पेरेंट सेल जो होगा उसका जो आपका बीच से सेल जो है वो बैक्टीरिया का डिवाइड होना शुरू होगा और दोनों ही पार्ट में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए का एक पार्ट इधर दोनों इंफॉर्मेशन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद पेरेंट सेल पूरी तरह डिटैच हो जाएगा और दो नए बैक्टीरिया सेल बन जाएंगे, मतलब एक सेल से आपका 2 डॉटर बैक्टीरिया सेल बन गए। इसको ही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू भी आपका बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। कोनिडिया फॉर्मेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो एक बैक्टीरिया सेल के ऊपर कई सारे स्पोर लाइन स्ट्रक्चर बनने लगते हैं और ये इनके बीच में सेप्टा बनने लगता है, जिससे अलग अलग ये स्पोर जो है वो अलग अलग डिटैच होकर और वापस से एक नया बैक्टीरिया सेल के रूप में ग्रो हो जाती है। थर्ड स्टेप हमारा है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है, मतलब एक वर्ड से लिया गया। बड मतलब क्या होता है? कली निकलना। तो बैक्टीरिया में एक छोटा सा आउटग्रोथ होगा बैक्टीरिया बॉडी में, पेरेंट बॉडी में। यही जो छोटा सा आउटग्रोथ जब पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर कहीं और गिर जाएगा तो वो नए एटमॉस्फेयर में खुद को रिप्रोड्यूस कर लेगा। तो इससे हमारा बडिंग से क्या होगा? एक पेरेंट बॉडी है, इसमें छोटा सा आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा जिसको बड कहेंगे। जब ये डिटैच हो जाएगा तो ये अलग होकर एक नया बैक्टीरिया सेल बना लेगा। फोर्थ आपका होता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। इसमें जो बैक्टीरिया सेल होती है वो अपने चारों साइटोप्लाज्म को एक जगह इकट्ठा कर लेती है सेंटर में और अपने चारों ओर एक कोट बना लेती है, स्पोर कोट। ये अनफेवरेबल कंडीशन में बेसिकली होता है, कभी कभी ये फेवरेबल कंडीशन में भी हो जाता है। जब ये कंडीशन फेवरेबल होती है तो वापस से ये क्या होती है? निकलकर और आपका एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं एंडोस्पोर के थ्रू। नेक्स्ट आपका सिस्ट फॉर्मेशन। बैक्टीरिया जब अनफेवरेबल कंडीशन में होती है सेम ऐसी एंडोस्पोर के जैसी ये अपने चारों ओर एक थिक वॉल बना लेगी जिसे हम लोग सिस्ट कहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो वो अपने सिस्ट वॉल को तोड़कर बाहर आके और फिर से रिप्रोड्यूस हो जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं। ये सारे जो भी स्टेप थे ये थे हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि इस बैक्टीरिया का मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट जो हमारा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड में हम देखेंगे 3 तरीके से रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। पहला है कॉन्जुगेशन, फिर दूसरा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा है ट्रांसडक्शन। एक एक करके हम एक एक चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्जुगेशन प्रोसेस क्या होता है। कॉन्जुगेशन वाला जो प्रोसेस है वो लीडरबर्ग और कॉटन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग 2 स्ट्रेन लेते हैं बैक्टीरिया का। एक होता है हमारा F पॉजिटिव और दूसरा होता है F निगेटिव। F पॉजिटिव स्ट्रेन वो स्ट्रेन होता है जिसमें हमारे पास आपका जो यहाँ पे बैक्टीरिया में क्रोमोसोम होता है, जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं वो प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं F पॉजिटिव। इसे हम डोनर सेल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा जो आपका स्ट्रेन है वो है F निगेटिव। इसके पास आप देखेंगे सिर्फ क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको F निगेटिव कह रहे हैं। इसे डोनर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डोनेट करेगा आगे चलकर प्लाज्मिड को, और इसे रेसिपिएंट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्सेप्ट करेगा आगे चलकर आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को। तो अब हम देखेंगे इसके पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेक्स फीलिंग। F पॉजिटिव वाली जो स्ट्रेन है इसके पास स्ट्रक्चर होता है सेक्स फीली, लेकिन F निगेटिव वाले स्ट्रेन के पास नहीं होता है। कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में हमारा क्या होता है? सेक्स फीली जो होता है वो मदद करता है 2 सेल्स को एक साथ ज्वाइन करने में। तो सेक्स फीली के थ्रू दोनों सेल का जो सेल वॉल है वो एक साथ ज्वाइन होता है और इसका साइटोप्लाज्म एक साथ
ज्वाइन हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हम देख रहे हैं सेक्स पीढ़ी के थ्रू ज्वाइन हो गया। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे तो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्लाज्मिड था वो F पॉजिटिव से F निगेटिव की ओर ट्रांसफर होने लगा है। और फोर्थ स्टेप में देखिएगा तो आपका जो यहाँ पर भी क्या है, आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी है और मेन क्रोमोसोम भी है। इधर भी अब क्या हो गया, आपका प्लाज्मिड वाला क्वेश्चन आ गया है। तो इससे क्या हुआ, हमारा कॉन्जुगेशन में जो पहला बैक्टीरिया था इसमें जो F निगेटिव था अब वो भी ट्रांसफॉर्म हो गया है F पॉजिटिव में। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन। सेकंड मोड हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा क्या होता है, बाहर कहीं से कोई जेनेटिक मटेरियल हमारा जैसे डीएनए है वो आएगा और हमारे बैक्टीरिया सेल के अंदर इंटर करेगा। इंटर करने के बाद अंदर ही क्या होगा, ये जो आपका बाहर से आया हुआ जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो अंदर वाले डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। इसका प्रोसेस कैसे होगा, इसका भी डीएनए क्या होगा, आगे चल के फर्दर टूटेगा फ्रेगमेंट्स में और उसके बाद ये वाला जो बाहर से डीएनए आया वो इसी के साथ जब ये अटैच होगा तो एक साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। इस वाले जो सेल बना है उसको हम लोग कह रहे हैं रिकॉम्बिनेंट सेल। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, हमारा बाहर से अगर कोई सेल आ रहा है वो अंदर, अब ये जेनेटिक मटेरियल दूसरी होगी तो अब जो न्यू बैक्टीरिया हमारे ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बना है ये पेरेंट बैक्टीरिया से टोटली डिफरेंट है क्योंकि इसमें बाहर का भी जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो चुका है। इसका अगर एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने इसको समझाया था। इसका अगर एक एग्जाम्पल देखें तो इन्होंने समझाया था माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। माइस के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक लैब में आपका निमोनोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो कराया था जो आपका क्या कहते हैं निमोनिया बीमारी कॉज करता है। उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए थे इसके, एक लिए थे ऐसी स्ट्रेन जो इसको कहते हैं स्मूथ स्ट्रेन और ये वायलेंट नेचर का था, मतलब इसकी वजह से डिजीज कॉज होता था। और दूसरा स्ट्रेन इन्होंने लिया था आर स्ट्रेन, ये नॉन वायलेंट नेचर का था। इसकी वजह से डिसीज कॉज नहीं होता था। 2 स्ट्रेन के इन्होंने आपकी बैक्टीरिया लिया था और इसके बाद इन्होंने इसको क्या किया था, इंजेक्ट कराया था माइस से। अब जब इन्होंने इंजेक्ट कराया था तो इससे क्या हुआ था वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन वाले को एक चूहे में इंजेक्ट कराया। जब एस स्ट्रेन को एक चूहे में इंजेक्ट कराया तो माइस क्या हुआ, मर गया, माइस डेड, क्योंकि ये वायलेंट था इसकी वजह से क्या हुआ, चूहा में निमोनिया और चूहा मर गया। सेकंड इन्होंने क्या किया, पहला स्टेप। दूसरी बार इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन लिया और इसको माइस में इंजेक्ट कराया। जब इन्होंने माइस में इसको इंजेक्ट कराया तो चूहा नहीं मरा, माइस अलाइव, माइस अभी भी जी रहा था। थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके एस स्ट्रेन को डाला। तो जब एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया गया तो एस स्ट्रेन अपना जो टेंडेंसी था बीमारी फैलाने का वो खो दिया इसने अपना। इसकी वजह से चूहा जो है माइस में जब इंजेक्ट कराया गया तो माइस नहीं मरा, क्योंकि अब एस स्ट्रेन खुद इनएक्टिव फॉर्म में हो गया है जिसकी वजह से अब माइस के ऊपर कोई असर इसका नहीं हो रहा है। फोर्थ स्टेप में इन्होंने क्या कराया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया प्लस आर स्ट्रेन ले लिया और दोनों को मिक्स करा के चूहे में डाला तो माइस डेड हो गया। अब माइस यहाँ डेड क्यों हो गया, अब आप सोचिए हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, ये तो अपनी पहले से ही वो खो चुका है ये मारने की टेंडेंसी को। दूसरा आर स्ट्रेन ये पहले से मारता ही नहीं है, तो जब दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म में है तो आपका चूहा मरा कैसे, ये सोचने वाला एक क्वेश्चन अराइज हुआ था। तो वो एक्चुअली हुआ क्या था कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन का डीएनए वो ट्रांसफर हो गया था आपके जो आपका आर स्ट्रेन है। आर स्ट्रेन तो अभी भी एक्टिव है क्योंकि ये नॉन वायलेंट नेचर था, इसकी वजह से चूहा नहीं मरता था। लेकिन जब एस स्ट्रेन का डीएनए जो आपका पैथोजेनिसिटी कॉज करता है ये वाला जब आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया तब आर स्ट्रेन भी वायलेंट नेचर का हो गया, जिसकी वजह से जब इसको इंजेक्ट किया गया तो चूहा मर गया। तो यहाँ पर कोई चीज का ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफर किस चीज का हो रहा है, हमारे डीएनए का ही ट्रांसफर हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमको ये समझ में आ रहा है कि कौन सा चीज हमारा इसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो सेम ऐसे ही ये भी है, बैक्टीरियल सेल में जब बाहर से कुछ ट्रांसफर कराया जाएगा तो जो नया सेल बनेगा उसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट सेल। ये एक मोड हो गया आपके इंट्रोडक्शन का। तीसरा जो है वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो है वो जिनका
और लीडर 1 ने इसको समझाया था। इसमें हम देखेंगे जैसा हमने बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें 2 स्टेप होता है, एक होता है लाइटिक साइकिल और दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में एक ही डिफरेंस है कि लाइटिक साइकिल में जो आपका होस्ट सेल होता है वो रप्चर हो जाता है, वो खराब हो जाता है, और जो इसमें लाइसोजेनिक में इसमें होस्ट सेल खराब नहीं होता है, रप्चर नहीं होता है। लाइटिक इसमें अगर हम देखें तो अगर यहाँ से अगर हम देखें एक बैक्टीरियोफेज है और ये पहले से हमारा बैक्टीरिया का डीएनए क्रोमोसोम मटेरियल है। अब यहाँ से बैक्टीरियोफेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर दिया है। जब ये इंजेक्ट किया है तो अंदर आने के बाद ये से आपका जो केवल डीएनए है बैक्टीरियोफेज वो एंटर कर दिया, ये बैक्टीरिया का डीएनए है। ये अब क्या करेंगे, ये डिवाइड होंगे, इनके में फिर से फर्दर प्रोसेस होगी। अब ये अपना अलग अलग बॉडी पार्ट बनाने लगेगा। यहाँ के राइबोसोम से मदद लेंगे प्रोटीन के द्वारा, ये अपना पूरा बॉडी पार्ट बैक्टीरियोफेज अपना दोबारा से बनाने लगेगा। और जब ये दोबारा से बैक्टीरियोफेज अपना बॉडी पार्ट बनाएगा तो कुछ जो डीएनए है बैक्टीरिया का जो यहाँ पे टूटा हुआ था वो कुछ पोर्शन हो सकता है कि आपके बैक्टीरियोफेज जो नए वाले अंदर बन रहे हैं उसमें डीएनए जो है बैक्टीरिया का मान लीजिए बाई कभी चला गया तो ये वाला बैक्टीरिया जब कभी दूसरे वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट करेगा तो आपका जो यहाँ का बैक्टीरिया का आपका डीएनए वो दूसरे वाले बैक्टीरिया में चला जाएगा। तो फिर आपका जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि जब ये पूरा अपना बैक्टीरियोफेज अपने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेता है तो वो सेल से फटकर बाहर की ओर निकल जाता है। यही अगर बैक्टीरिया अगर दूसरे बॉडी में चला जाए, बैक्टीरिया के ऊपर अगर मान लीजिए यही बैक्टीरिया अगर दूसरे बैक्टीरिया में जाए और यहाँ पे बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया का आपका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसके अंदर है, फर्दर रेप्लिकेशन होगा और फिर से जो आपका नया बनेगा जेनेटिक मटेरियल उसकी वजह से ये जो आपकी न्यू बैक्टीरियल सेल होगी ये रिकॉम्बिनेंट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप अगर लाइसोजेनिक में यही देखें तो मान लीजिए अगर आपका सेम यहाँ तक तो ऐसे हुआ, इंजेक्ट किया बैक्टीरियोफेज ने, इसके बाद ये बैक्टीरियल सेल थी, फिर आपका यहाँ पर पूरा सेल टूटेगा नहीं, अंदर की जितनी भी आपका जेनेटिक मटेरियल वो रप्चर नहीं होगा बल्कि इसकी जगह जो बाहर से आया हुआ जेनेटिक मटेरियल वो इसी के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, इसी के साथ अटैच हो जाएगा। और फिर ये क्या करेंगे, ये अपना दोनों मतलब कि जितना भी अंदर का जेनेटिक मटेरियल इसकी कॉपीज बनाएंगे। कॉपी बनाने के बाद इनके बीच में एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा और ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे। कुछ इन्वायरमेंटल केस की वजह से ऐसा होता है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से कभी कभी ये वापस से ये वाला लाइटिक वाला साइकिल स्टार्ट कर देते हैं, अदरवाइज ये ऐसे ही डिवाइड होकर नए सेल बनाते रहेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका ट्रांसलेशन का। होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।